Hello everyone, good morning. I hope you're doing well. So this was our 10th lecture of matrices और अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज पे हैं. मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रॉपर्टीज पे, डाउट्स आ रहे हैं मतलब वॉइस से. सो टुडे विल सॉल्व दोस डाउट्स. और मतलब आई एक्सपेक्टेड यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस जो कई बच्चों से हुए नहीं है जो मैंने होमवर्क में दिए थे. ओके सो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व दिस फॉर यू. ये जो होमवर्क क्वेश्चंस है. And today we'll start with Kramer's rule also. Okay. पहले जो डाउट थे बच्चों के क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं. ओके तो जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार हाँ क्वेश्चन खोलता हूँ. या तो ये डाउट है. तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. cos 15 sin 15 sin 15 cos 15. ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व. डिटर्मिनेंट है क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई है ना. सो cos स्क्वायर 15 आएगा माइनस साइन स्क्वायर 15, राइट. तो अभी एंगल देख के अब डरो मत. अरे 15 है तो क्या, 15 है तो क्या होगा. अरे इसका अपने को डायरेक्ट डबल एंगल फॉर्मूला पता है. ये किसका फॉर्मूला है, देखो मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट दिखाता हूँ. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको किसका फॉर्मूला है. cos 2 थीटा का. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. थीटा थीटा क्या है अपना उधर, थीटा है 15. हाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, है ना. और 15 क्या है, थीटा है, राइट. तो अपना वैल्यू क्या बनेगा, cos 2 टाइम्स 15, है ना, विच इज cos ऑफ 30. इसकी वैल्यू अपने को पता है. व्हाट इज cos ऑफ 30, √3/2, राइट. तो ये है अपना डिटरमिनेंट की वैल्यू. ओके फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. cos 25 sin 25 sin 65 cos 65. ठीक है, तो अभी इधर ही ये वैल्यूज देख के डर मत जाना. रे 25 65 इसको कन्वर्ट कर ले क्या, सबको 25 है तो सबको 65 कर ले क्या, कोई जरूरत नहीं है. solve the determinant. Okay, you'll get your answer. If you see, what we get is cos 25 into cos 65 minus sin 25 into sin 65. Does this remind you of some formula? Cos A cos B minus sin A sin B, है ना. ये फॉर्मूला को रिमाइंड करता है आपको. ये किसका फॉर्मूला है, cos of A plus B, I guess. yes. ओके तो यहाँ पे A क्या है, 25 है, और B क्या है, 65 है. So we'll write it. It is nothing but cos of 25 plus 65. ये कितना होता है, 25 plus 65 is 90. तो cos of 90 का वैल्यू क्या है, 0. तो आंसर क्या है, 0. ओके सिंपल. तो ऐसे क्वेश्चंस I actually appreciate this boy जिसने मेरे को क्वेश्चंस भेजे है. So this proves that he is really trying to solve. Okay. So I would really appreciate if there are genuine questions you want to solve. और मैंने ये मतलब उसने ग्रुप मुझे पर्सनल मैसेज किया, लेकिन मैंने उस पर
पर्सनल रिप्लाई नहीं किया बिकॉज दिस नीडेड काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसलिए आई एम कवरिंग इट इन द लेक्चर जो कि वीडियो है. ओके, सो इट विल हेल्प मी एक्सप्लेन यू बेटर. ओके, और एक क्वेश्चन था किसी का कि जस्ट लेट मी रीड इट आउट. कहाँ गया? जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, I'm not able to find it. Okay, nevertheless, मतलब he was asking me कि ये जो we apply the properties, so how to know where to apply which property, something like that. If I would get it. Okay, the same person. Yeah. So he asked me, sir, on in the next class, please tell me which property to use where and how to tackle the sum by making operation. I'm not getting how to approach the sum. So इस बंदे को अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि क्वेश्चन देख के ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है. ओके, तो देखो बात ऐसी है कि आपको ये गट फीलिंग से ही आता है कि किधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है. वो कैसे आएगा गट फीलिंग आपको? जितना प्रैक्टिस करो. ओके, जैसे मैं आपको होमवर्क में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि इसको विदाउट एक्सपांडिंग आपको इवेलुएट करना है. 2 3 4 5 6 8 और फिर था 6x 9x 12x. ठीक है, तो आपने अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तभी आपको डायरेक्टली गट फीलिंग से समझ आएगा अरे ये दोनों रोज तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. R1 और R3 जो है प्रोपोर्शनल है ना. कैसे है? R3 इज लाइक 3x टाइम्स R1 है ना. 3x अगर R1 में मल्टीप्लाई किया तो R3 मिलेगा. और अगर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 है ना. तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या है? 0. ओके, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. तो ये चीज है, आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है. एंड इट इज नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस. आपको टाइम देना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग अ बिट. ओके, जैसे दूसरा क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क को दिया था, इसको भी यू हैव टू इवैल्यूएट यूजिंग प्रॉपर्टीज है ना. एक्सपांड करके नहीं वैल्यू फाइंड आउट करनी. 2 3 5 7 8 9 65 75 86. अभी इसको देख के देखो, ये जो कॉलम है ना, इट इज बीइंग हाईलाइटेड है ना, कुछ अलग कॉलम में इनसे. इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनी ऑफ दीज, बट स्टिल इट इज डिफरेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. तो ये क्या हो सकता है? देखो, आप ठीक से अगर देखोगे ना, आपको ये चीज दिखेगी इसमें. इट इज नथिंग बट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरे डिटर्मिनेंट को. दिस इज 2 3 5, this is sorry, this is 7, this is 8, this is 9, and this 65 is nothing but, if you see, 7 into 9 plus ये 2. This is what? 8 into 9 plus 3. This one is 9 into 9 plus 5. तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये जो नंबर है वही यहाँ पे, ये जो नंबर है वही यहाँ पे, ये जो नंबर है वही यहाँ पे, एंड ये जो नंबर है
यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे, ओके, दिस नंबर यहाँ पे। तो ये आपको पैटर्न्स दिखेंगे आपको मैट्रिसेस में व्हेन यू लुक क्लोजली, ओके, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, ओके, आपको ये पैटर्न्स दिखेंगे। एंड नाउ व्हेन यू नो दिस, कि अभी देखो ये जो कॉलम है इट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो आप लोग सिंपली यू कैन एक्सपांड दोस कॉलम लाइक दिस, एक्सपांड नहीं, यू कैन राइट इट लाइक दिस 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7 into 9, ये मैंने लिखा है लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, 7 into 9 आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 63, ओके, यहाँ पे क्या 72, यहाँ पे 81, सो हियर कम्स लाइक 63 72 81। मैंने वो क्यों लिखा था यहाँ पे, सो दैट यू नो दैट दिस कॉलम इज प्रोपोर्शनल विद दिस कॉलम, ठीक है, 7 into 9 इज दिस, ठीक है, C2 में अगर आपने 9 मल्टीप्लाई किया तो आपको C3 मिल जाएगा, ओके, प्लस, ओके, यहाँ पे क्या लिखना है 2 3 5 7 8 9 2 3 5, है ना, आपको समझा ना ये कैसे आया, दिस इज बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, याद है, दो, if a row or a column is an, you know if it represents a sum of two numbers, then we can separate those two numbers in the form of determinants, ओके, तो वही हमने सेपरेट किया, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर थे 1 और 2, तो उसको हमने सेपरेट किया इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ओके। इफ यू सी ये वाला जो पार्ट है ना, ओके, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, दैट इज व्हाट इट इज प्रोपोर्शनल, दिख रहा है आपको C2 और C3, हाँ, क्या प्रोपोर्शन है, C3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स C1 C2 सॉरी, ओके, और ये वाला जो पार्ट है इसमें ये जो C1 और C3 है ये क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है, तो इसके अभी डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे देखो, ये प्रोपोर्शनल है तो 0, ये आइडेंटिकल है तो 0, तो 0 + 0 इज 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिला 0, ओके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर आपके पास देखने का पर्सपेक्टिव है तो क्वेश्चन को, ओके। So if you want to know how to approach a question, then you will have to solve more questions which are, you know, which are in the similar line, okay, and you know how to approach them, okay। तो ऐसे ही similar lines पे अगर मैंने अभी आपको एक question दे दिया, so you'll be able to approach that question, okay। So that is how it works। आपने अगर similar question solve किए हैं तो आपको approach की line पता चलेगी, अगर आपने नहीं किए है सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व तो आपको अप्रोच कैसे करना है पता ही नहीं चलेगा। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हमने वो किधर है एबीसी वाले क्वेश्चंस, हाँ देखो ये एबीसी वाले क्वेश्चंस ये किए, ये याद है सबको, हाँ, ये वाले या दिस वन, है ना, तो इसके ऊपर ही मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था कुछ प्रूव करने के लिए, ओके। तो अगर आपने ये ठीक से ध्यान दिया है तो आपको वो भी आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या था, रुको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन लेकिन इट इज ऑन दी सिमिलर लाइंस, ओके। तो देखो क्वेश्चन ऐसा था वो कि डिटर्मिनेंट है a + b, a b, फिर है a b यहाँ पे, here we have a + c, then c, then c, and here we have what, b + c, okay, this we have to prove as equal to 4 times abc, okay, prove that,
ठीक है. So since you have to prove it as equal to ABC, क्वेश्चन देख के आपको कुछ तो ध्यान में आ रहा है क्या? अगर आप if you were like physically present, we would have discussed this. But first thing that should come to your mind, or I would expect that it would come to your mind, is when you see this right hand side for ABC. Okay, it looks like what? Let me show. कहाँ गया ये? Yeah. Does it look like this? Yes. तो ये 4ABC देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस शुड बी समथिंग लाइक एन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, दिस इज व्हाट दैट कम्स टू माय माइंड. ओके, तो वो ऐसा मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, थोड़ा मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस करके. ओके, जैसे अपने को मिल जाएगा एक, क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड इट वुड श्योरली बी इक्वल टू 4ABC. ओके, तो इसके लिए कैसे इनिशिएट करें? देखो, अपने को यहाँ चाहिए, ऐसे नहीं करना है कि अपने को व्हेन यू आर फॉर्मिंग एन अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट शुडंट बी, दिस शुडंट बी योर एम. अरे यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, C, यहाँ पे B और यहाँ पे A. ओके, तो ऐसे कुछ आएगा, तो फिर 2A 2B, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ABC मिल जाएगा. नहीं, दिस शुडंट बी योर गोल. आपका गोल क्या होना चाहिए? देखो, आपका गोल होना चाहिए कि या तो ये वाला पार्ट मुझे बनाना है 0. ओके, दैट शुड बी द गोल, और उस डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स और मैनिपुलेशंस होने चाहिए. और जैसे ही वो 0 हो जाएंगे, आपको डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे विच शुड बी लाइक, its multiplication would be 4ABC. Okay, so that is how we have to approach to a diagonal or an upper triangular and a lower triangular matrix. Okay, तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या करेंगे. भी मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसे होना चाहिए कि R1 को we should add it by R2. तो हमें क्या मिलेगा, 2A plus B. यहाँ पे क्या मिलेगा, 2A plus C, राइट. और यहाँ पे क्या मिलेगा, B plus C. ओके, बाकी सब सेम रहेगा, A plus C, C, B, C, B plus C. ओके, अभी क्या करना चाहिए हमें, देखो, R1 को R3 से ऐड करना चाहिए. ओके, तो क्या मिलेगा, 2A plus 2B, है ना. यहाँ पे क्या मिलेगा, 2A plus 2C, और यहाँ पे 2B plus 2C, राइट. A plus C, और बाकी सब सेम, B plus C. ऐसा करने से क्या हुआ, देखो, आप देख रहे हो, यहाँ पे सिमिलरिटी आ गई, यहाँ पे सिमिलरिटी आ गई. ओके, तो इसलिए हमने ऐसा किया. अभी इसमें देखो, मुझे और एक चीज दिख रही है कि इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं सारे टर्म में से, है ना. तो कैसे बनेगा, देखो, 2 times A plus B, 2 times A plus C एंड 2 times B plus C, है ना. अभी मैंने आपको बताया जैसे लीनियर इक्वेशंस में होता है, वैसे आप डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो में से कोई भी एक नंबर कॉमन लेके बाहर रख सकते हो, है ना. विच वाज दैट प्रॉपर्टी, दैट वाज प्रॉपर्टी 4 आई गेस, या इट वाज प्रॉपर्टी 4. ठीक है, तो हम लोग ये 2B जो है, ये हम लोग कॉमन लेके बाहर निकालेंगे. ओके, आ गया बाहर. तो अभी ये सारे स्टेप आपको मैंने जैसे किए, एक ही इसमें करने की जरूरत नहीं. यू कैन राइट ओवर एंड ओवर
ठीक है, आप इसके जगह पे नीचे भी जो नेक्स्ट स्टेप है कॉमन लेने की और एक बार लिख के कर सकते हो, है ना। सो यू कैन राइट मल्टीपल स्टेप्स। ये मैंने जस्ट टू सेव स्पेस एंड टाइम अभी ऐसे इधर इरेज वगैरह करके कर दिए। ओके, तो बाद में क्या मिलेगा देखो, नाउ वी हैव गॉट सम सिमिलर टर्म्स, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो अभी हमको या तो ये जीरो करना था या तो ये वाला ऊपर वाला जीरो करना था। सो व्हाट विल डू, आई कैन सी दीज सिमिलर, तो मैं ये वाला जीरो करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एलिमेंट जीरो करता हूँ। तो ये वाला एलिमेंट जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विथ R2। ओके, सो R1 माइनस R2 किया तो क्या मिलेगा मुझे डिटर्मिनेंट, दिस विल बी B, दिस विल बिकम 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी V मिलेगा। ओके, दिस इज C A plus C, this is A B C B plus C। ओके, फिर क्या करेंगे देखो, फिर अपने को इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। इसको कैसे जीरो करेंगे, यहाँ पे देखो डायरेक्टली B है। ओके, इसके रो और इसके कॉलम में यहाँ पे B है, तो विल सब्ट्रैक्टेड। सो C3 को हम लोग ऑपरेट करेंगे C3 माइनस C1। ठीक है, तो फिर जीरो बन जाएगा वहां पे। ओके, आपको एक चीज अभी ध्यान रखनी है, यहाँ पे जीरो आ गया, अभी इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो ये वाला जो रो है इसको अगर आप किसी नॉन जीरो रो से ऑपरेट करेंगे आप, ओके, तो फिर यहाँ पे जीरो नहीं बचेगा। या फिर ये वाला कॉलम है, इसको अगर किसी नॉन जीरो कॉलम से ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे जीरो नहीं बचेगा। ओके, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जीरो को अपने को बचा के रखना है। ओके, सो बी ए पी, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है C3 माइनस C1 किया तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे A प्लस सी सी, अभी C3 माइनस C1 तो C माइनस A यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे B प्लस सी माइनस B, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C बचेगा। ओके, तो हो गए अभी ये दोनों जीरो हो गए। अभी इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाना है तो देखो इसमें से हम लोग A निकालेंगे। तो A अगर हमको निकालना है, so we'll either have to C3 को हमें इधर ऐसे करना पड़ेगा कि C3 माइनस C2, सॉरी C3 माइनस C1, है ना, तो यहाँ से A निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ऑपरेशन किया तो जीरो माइनस B हो जाएगा, यहाँ पे माइनस B आ जाएगा, तो ये जीरो को हमें सेव करना है, तो हम लोग ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। इंस्टेड व्हाट विल डू समथिंग एज C3 प्लस C2। ओके, नाउ मैं वापस बता रहा हूँ, देर आर n नंबर ऑफ वेज यू कैन सॉल्व दिस। यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस आल्सो, कि रो 2 सॉल्व करना है बाय रो 2 माइनस रो 3। ओके, ऐसे वगैरह भी करके कर सकते हो। ओके, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आई एम गोइंग टू स्टिक टू माई मेथड। ओके, जो मेरे गट में पहले पहले जो आए वो मैंने उसी मेथड से करना है मुझे। ओके, सो C3 प्लस C2 B A B, कभी कभी मेथड लंबा भी जा सकता है, डोंट वरी, गेट द आंसर। ठीक है, जितना क्लियरर आपका मेथड है दैट इज द बेस्ट थिंग। के A प्लस C, तो हमने क्या किया C3 प्लस C2, तो इधर ये जो अगर ऐड किया हमने तो क्या बचेगा, यहाँ पे C बचेगा, राइट, C नहीं 2C बचेगा। ये अगर ऐड किया तो 2C, और A माइनस A जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर if we are going to add C3 plus C2 तो यहाँ पे भी आएगा 2C, राइट। अरे और एक चीज तो हम भूल ही गए, ये वाला जो 2 जो बाहर है वो हमने लिखा ही नहीं। यही मिस्टेक होती है एग्जाम में कि वो हम छोड़ देते हैं और फिर आंसर बनता नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे और एक चीज है, देखो ये 2 2 और ये 0, इसमें से अगर हम लोग ये कॉलम में से 2 कॉमन ले लेंगे तो वो भी हम लोग बाहर लिख सकते हैं। ओके, सो 2 और ये पहले वाला 2 और ये B A B 0 A प्लस C C 0 C C। अब क्या करना है, इसको अभी तक जीरो नहीं बनाया हमने, तो जीरो बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं,
बहुत ही सिंपल है, आपको दिख रहा है, रो टू माइनस रो 3 है ना, 2 - 3, तो क्या मिलेगा अपने को, 2 × 2 इंटू बी ए बी 0, यहाँ पे क्या है, A+C, ओह नहीं नहीं सॉरी, ये रो 2 तो चेंज होगा ना अपना, तो बाकी सारे एलिमेंट्स लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी 0 है, रो 2 चेंज होने वाला है, C, तो ये देखो क्या होगा रो 2, दिस विल बी A - B, है ना, रो 2 माइनस रो 3, A - B, दिस विल बी A+C - C, तो यहाँ पे बचेगा A, दिस विल बी C - C, तो यहाँ पे बचेगा 0, तो ये हो गया, ऊपर वाला सब 0, तो ये क्या मिला हमें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो 2 × 2 और ये डिटर्मिनेंट होगा ABC, ABC, yes, so that is what we get 4 times ABC, जो कि है अपना RHS, ओके, इजी, ठीक है, आई होप दिस इज वेरी इजी, राइट, तो इसके मैं वापस बता रहा हूँ, देर आर मेनी वेज टू कम टू दिस कंक्लूजन, ओके, मेनी वेज, एंड यू कैन यूज योर इमेजिनेशन, योर विट, योर विजडम, कि आप लोग कम से कम स्टेप्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी में यहाँ तक कैसे पहुँचे, कम से कम समय में, ओके, सो दैट इज द होल नैक ऑफ इट, फाइन, तो इसके बाद विल गो, नाउ आई विल नॉट सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, जितने आप, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि हाउ टू अप्रोच दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, ओके, तो we'll move to the next concept, that is Cramer's rule. Okay, okay, तो क्रेमर्स रूल क्या होता है, देखो, क्रेमर्स रूल समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये क्या चीज है, ये लीनियर इक्वेशंस ले लो, एंड फॉर नाउ आई विल गिव यू इन 2 वेरिएबल्स, कि आपको ये ग्राफ पता है, जिसमें तो इक्वेशंस दिए जाते हैं आपको, ax + by = c, ओके, a1 b1 c1, then a2x + b2y = c2, हाँ, ये इक्वेशन है, और हर एक इक्वेशन की एक लाइन बनती, ओके, मान लो ये ऐसी एक लाइन है इक्वेशन 1 के लिए, ओके, सो दिस इज फॉर इक्वेशन 1, और लेट मी यूज डिफरेंट इंक्स फॉर, so I'll use red ink for equation 1 and green ink for equation 2, okay, and let me just make this whole graph much larger, ठीक है, अरे सॉरी, ओके,
तो ये अभी के लिए तो मैं फिलहाल इरेज करता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशंस। ओके, लेकिन आप समझ लो कि इक्वेशन 1 के लिए, ओके लेट मी, अभी मैंने ग्राफ रेड में ड्रॉ किया है, तो लेट मी यूज ब्लैक इंक फॉर इक्वेशन 1 एंड ग्रीन इंक फॉर इक्वेशन 2। तो मान लो ये इक्वेशन 1 की ऐसे कुछ लाइन है, ओके, और इक्वेशन 2 की मान लो ऐसे कुछ लाइन, ओके, एंड दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। तो अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, ये एक कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट, लेट्स टेक इट एज पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पे, यू नो, if I take one value of x and one value of y, it will satisfy both the equations of the line, okay। तो ये इस इक्वेशन को भी satisfy करेगा, जो कि है a1x plus b1y equals to c1, और ये इस इक्वेशन को भी satisfy करेगा, which is a2x plus b2y equals to c2, ओके। तो ये जो x और y के टर्म वैल्यूज है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब ऐसा होता है, दिस वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके, दिस वैल्यू ऑफ x एंड y इज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशंस, राइट। ये आपको चीज पता है, ओके। लेकिन मान लो कि अगर ये लाइन 2 जो है, या फिर इक्वेशन 2 जो है, if this would have been, if this would have been something like parallel to this, ठीक है, मान लो exactly parallel है, अभी मेरा ड्राइंग स्किल्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओप्स, ये तो कुछ भी पैरेलल नहीं दिख रहा, ये आप मान लो, या सो अज्यूम दिस इज पैरेलल टू लाइन, यू नो, फर्स्ट लाइन, so a2x plus b2y is equal to c2। तो मान लो दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो कहीं पे एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं, और ऐसी कोई वैल्यू ऑफ x एंड y है जो दोनों के लिए सेटिस्फाई होगी, नहीं। तो इसमें क्या है, देखो, there is no solution, are you getting it? So in this case there is no solution। तो पहला था क्या, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x और y की जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज कि अगर ये जो इक्वेशन 2 है ना, if it exactly lies on this line, if it exactly lies on this line, तो फिर हर वैल्यू ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन पे, राइट। सो सच केसेस have something which is called as infinite solution, okay। तो बेसिकली क्रेमर्स रूल से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यूनिक सॉल्यूशन, okay। And basically we have to find out solution even if there are infinite solution। So but there is one thing कि अगर एक चीज होता है कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, कंसिस्टेंसी, या हम किसी भी डिटर्मिनेंट को या इक्वेशंस को, सेट ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कब बोल सकते हैं, व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ओके। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि या तो वन सॉल्यूशन है, मतलब कि दूसरे वर्ड्स में यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दो सॉल्यूशंस तो है नहीं, ऐसी कोई केस नहीं, या तो यूनिक है या तो इनफाइनाइट है या तो नो सॉल्यूशन है। सो या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बोथ आर नोन एज कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस,
तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, ऑल दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ओके, तो दैट इज द थिंग। तो अभी जाते हैं हम लोग क्रेमर्स रूल की तरफ। ये थोड़ा सा बेसिक ग्राउंडिंग है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेमर्स रूल, लेकिन अभी विल स्टार्ट क्रेमर्स रूल। So for Kramer's rule, what we'll start is I'll write some equations. Now let's consider like three linear equations in three variables. Okay, linear equations in three variables. Okay, तो पहले तो है a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. Then we have a2x plus b2y plus c2z equals to d2. Then a3x plus b3y plus c3z equals to d3. ओके, तो हमेशा याद रखना तीन वेरिएबल्स होंगे, चार कॉन्स्टेंट्स होंगे। ओके, तो ए बी सी डी ये सब कॉन्स्टेंट्स है। तीन वेरिएबल्स कौन से, एक्स वाई जेड, और तीन इक्वेशंस है, वन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो हमें ये चीज एक नोट करना कि जितने वेरिएबल्स है, ओके, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स will be equal to number of equations. आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि तीन वेरिएबल्स है और दो इक्वेशंस, ऐसे रहा तो आप कभी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर तीन इक्वेशंस है तो तीन ही वेरिएबल्स होंगे, अगर दो इक्वेशंस है तो दो ही वेरिएबल्स होंगे। ओके, सो ऑलवेज नोट दिस थिंग। ओके, तो क्रेमर्स रूल, तो क्रेमर्स रूल्स क्या कहता है कि देखो ये अपने पास इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस है, तो इसमें ना एक चीज होगी, मैं ये नोट इरेज करता हूँ ताकि वी कैन squeeze the whole content in one screen itself. Yeah, I think it is visible now. तो इसमें ना solution क्या होगा, देखो, the solution of equation will be x क्या होगा, dx upon d होगा, ओके, y होगा dy upon d, और z होगा dz upon d। ओके, तो ये dx dy dz क्या है ये मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है क्या, कि d should not be equal to 0। ओके, d क्या है, d है अपना डिटर्मिनेंट जो हम लोग अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, वही डिटर्मिनेंट है। ओके, और dx क्या है, चलो dx में बताता हूँ। dx क्या होता है, देखो dx यहाँ पे होगा, ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3, तो ये सारे कांस्टेंट से ही अपने को dx dy और dz मिलेगा। तो dx क्या होगा, देखो dx में x वाले सारे कांस्टेंट्स छोड़ दो और बाकी सारे कांस्टेंट्स ऑर्डर में अरेंज करो, जैसे कि b1 b2 b3 c1 c2 c3, बाद में d1 d2 d3, मिल गया dx। अभी dy क्या होगा, y वाले सारे कांस्टेंट छोड़ दो, मतलब b1 b2 b3 छोड़ दो और बाकी सारे जो है ऑर्डर में अरेंज करो, a1 a2 a3 c1, ओ आई एम सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, कि मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखने हैं, अपने कॉलम्स इंटरचेंज हो गए थे थोड़े। ओके, तो क्या होगा देखो, इन राइटिंग dx आपको
dx के कांस्टेंट छोड़ने हैं, ओके, a1 a2 a3 छोड़ना है, लेकिन उसके जगह पे आपको ये वाले कांस्टेंट्स लिखने हैं, d1 d2 मतलब अगर dx लिखना है तो बाकी के सब कांस्टेंट हो गए b1 b2 b3 c1 c2 c3, लेकिन x के जो कांस्टेंट्स है उसके जगह पे हो गए d1 d2 d3, सेम फॉर d1। अब बाकी के कांस्टेंट वैसे रहेंगे जैसे a1 a2 a3 c1 c2 c3, लेकिन जो y के कांस्टेंट्स है ना b, है ना, b1 b2 b3 के जगह पे होंगे d1 d2 d3। ओके, कॉलम्स इंटरचेंज नहीं करना क्योंकि कॉलम इंटरचेंज करने से माइनस साइन आ जाती है डिटर्मिनेंट के लिए बाहर। ओके, एंड dz के लिए भी सेम, a1 a2 a3 b1 b2 b3, और z के जो कॉन्स्टेंट है c1 c2 c3 उसके जगह पे d1 d2 d3। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। वैसे ही डिटर्मिनेंट d को अगर सॉल्व करोगे पूरे इसको तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। d क्या है? d is a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, राइट, दिस इज d, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करोगे आपको वैल्यूज मिलेंगे, वो वैल्यूज आपको इसमें डालने हैं और आपको आपका एक्स वाई जेड मिल जाएगा। ओके, नाउ वन थिंग आई टोल्ड यू कि इसमें प्रोवाइडेड कि डिटर्मिनेंट डी ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो एक्स क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। ओके, तो अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन अगर चाहिए तो डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। लेट्स डू एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल से और क्लियर होगा। सो क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। आपको ऐसे सीधा सीधा बताया जाएगा क्रेमर्स रूल से सॉल्व करो करके। ओके, बोर्ड एग्जाम्स में तो इक्वेशन कुछ ऐसे है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, दूसरा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, then there is x plus 2y minus z equals to 2, ठीक है। तो क्या बनेंगे देखो, पहले तो मेन डिटर्मिनेंट d क्या होगा, है ना, ये सारे जो, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, ये वाला इक्वेशन थोड़ा ऑफसेट हो गया, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो d में देखो क्या होगा, सारे कांस्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारे होंगे 1 1 1, है ना, इसके कांस्टेंट 1 है, इसके कांस्टेंट है 1 माइनस 1 1, और इसके कांस्टेंट है 1 1 माइनस 1। ओके, तो ये हो गया d। ओके, हम लोग पहले सारे लिख लेते हैं, d dx dy, है ना। dx क्या होगा देखो, बाकी सारे कांस्टेंट्स लिखने हैं, जैसे बस x के कांस्टेंट छोड़ के जो कि है 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, यही से कॉपी कर लो, लेकिन बस x के कांस्टेंट्स के जगह पे हमको ये वाले कांस्टेंट्स लिखने हैं जो कि है 6 2 2। ओके, दिस इज dx, देन वी हैव dy, dy में क्या होगा, यही से रेफरेंस लेके लिख सकते हैं। ओके, dy में 1 1 1, बीच वाला छोड़ देना है, 1 1 माइनस 1, और बीच में क्या आएगा 6 2 2। ओके, देन वी हैव व्हाट, dz, dz में क्या होगा 1 1 1, देन वी हैव 1 माइनस 1 1, और यह 6 2 2। अभी इन सबको सॉल्व करो। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, दिस विल बी 1 into
मैं रो वन एक्सपांड कर रहा हूँ, 1 इंटू -1 -1 1 -1। अरे आई एम सॉरी, यहाँ पे है ना एक गलती हो गई है लिखते समय। ये देखो ये 2y, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो वो 2 मिस हो गया था। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 1 -2। ओके, देन वी हैव -1, है ना, -1 इंटू -1 -1, then we have +1 and then what, +1 2 into minus of -1 मतलब 2 + 1। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा देखो, दिस विल बी -1, दिस विल बी -2 +2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा +3। सो दिस विल बी 5 - 1 दैट इज 4। तो अपना d का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। अभी dx का ढूंढते, तो dx क्या होगा देखो, dx will be 6। now you should work this out, okay, I'm writing it down। 6 1 - 2, है ना, 1 -2 -1 into -2 -2, then +1 into -2, sorry 4 -2, 4 minus of -2 मतलब 4 + 2, है ना, 4 minus -2 तो 4 + 2 हो जाएगा। So this comes out to be what, 6 into 1 that is 6, 6 into -1 that is -6, plus this is -4 into 1 that is +4, and this is +6, तो 6 6 कैंसिल, ये क्या आ गया 4 आ गया। So dx भी अपना क्या आ गया 4। I will find out dy। तो dy क्या आता है देखो, dy आएगा 1 into -2 -2 -6 into -1 -1 +1 into 2 -2, तो ये आएगा -4 -4, ये आएगा क्या, -2 into -6 is +12 और ये होगा 0। सो इट कम्स आउट टू बी 8, dy 8 आ गया। dz क्या आएगा देखो, 1 into -2 -4 -1 into 2 -2 +6 into 2 + 1। ओके, तो इसका क्या आएगा वैल्यू, दिस विल बिकम -6, this will become 0 and this will become 6 into 3 that is 18, तो 18 minus 6 is 12। ओके, तो ऐसे अपने को वैल्यूज मिल गए हैं। now we have to find out the solution। so x क्या है, dx upon d which is nothing but dx क्या है 4 और d है 4, so x is 1। then we have y, y क्या है, dy upon d which is 8/4 which is 2। then we have z which is dz upon d, तो है 12/4 which is nothing but 3। तो x y z की वैल्यूज है क्या 1 2 and 3, so this is our answer। ओके, और d 0 नहीं है 4 है, इसके लिए we have a unique solution। ओके, so that is how you solve Cramer's rule। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ आपको, solve them। ओके, तो वही क्रेमर्स रूल से करना है, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। x plus y minus z equals to 1, then we have 8x plus 3y minus 6z equals to 1, then minus 4x minus y plus 3z equals to 1। ठीक है,
तो इसके आपको सोल्यूशन निकालना है। और एक देता हूँ, जस्ट वन मोर। या और एक कौन सा दे दूँ? ये वाला ले लो। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 एंड ये छोड़ो, एक ही क्वेश्चन करो, दिस इज अ लॉन्ग वन। सो ये क्वेश्चन करो और कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, क्रेमर्स रूल अब मैं एक ही क्वेश्चन देता हूँ, ओके, बट you can solve on your if you want, if you wish. Okay, so that's it for today. I hope it was good. आपको काफी सारी चीजें समझी होगी आज नई नई। ओके, क्रेमर्स रूल वगैरह। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम we'll go further, हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन क्रेमर रूल। ओके, so thank you, have a nice day.